हेलो दोस्तों, एलडी सीरियल में टेकर मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 18 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन मुंबई डिवीजन का क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 30/9/2023 को एग्जाम हुआ था। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भाई इसका जो टेस्ट दिए हैं टेस्ट सीरीज 18 को, उन लोगों को विशेष कहूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, तब जाकर के अच्छे से अच्छे नोट्स बनेगा। क्वेश्चन के एक्स्ट्रा जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चन के नीचे अपने कलम का कलर चेंज करके नोट करके लिखते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 के पहले 50 तक करा दिया गया है पार्ट 1 में या पार्ट 2 है। 51 में क्या कर रहा है कि SLRD में एल का क्या मतलब है। SLRD में एल का मतलब क्या है। SLRD एल का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो एल का मतलब होता है लगेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है सेकेंड क्लास लगेज। एस का मतलब होता है सेकेंड क्लास लगेज, सेकेंड क्लास लगेज रेक फॉर डिसेबल्ड। सेकेंड क्लास लगेज रेक फॉर डिसेबल्ड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें एल का मतलब हो जाता है लगेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में क्या कर रहा है कि FRP से आप क्या समझते हैं। FRP का फुल फॉर्म हो जाता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग जो क्या बोलते हैं, जब गाड़ी में सफर करते हैं, गाड़ी के अंदर जब आप लोग बैठते हैं तो एक प्लास्टिक टाइप का होता है, जो पहले प्लाई का ICF में जो प्रयोग किया जाता था, तो इतना चिकना रहता है, लगता है कि वह जो है प्लास्टिक तो है ही, प्लास्टिक के मतलब है रबर टाइप का, उसी को हम लोग मतलब कि FRP वही FRP है, ठीक है। तो इसका होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक इसका फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेसाइड प्लास्टिक सिस्टम का लाभ नहीं है। कौन सा यह लाभ नहीं है, इसके बारे में यह जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन को अगर पढ़ूं तो ज्यादा मतलब कि वीडियो तो लंबा होगा ही, पढ़ भी देता हूं। स्वच्छ गंध रहित स्वच्छ और सौंदर्य की दृष्टि से मन भाव शौचालय, ठीक है। बी में क्या कर रहा है, बोगी के हिस्सों को गियर के नीचे ट्रैक वेस्ट प्रोसेसिंग टैंक या डिपो में अपशिष्ट का फैलाव नहीं होगा। मल मूत्र के निकास के लिए हवा, बिजली और पानी का न्यूनतम आवश्यक है। और ये क्या कह रहा है, डी में सर्वोत्तम सफाई के लिए बड़ी मात्रा में उच्च दाब वाले पानी का उपयोग करना। ये सब हरे मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा लाभ नहीं है, तो ये सब जो है लाभ है आपको, ठीक है। लेकिन ये जो है डी नंबर में जो ऑप्शन दिया हुआ है, यह जो है उच्च दाब प्रेशर वाले पानी, उच्च दाब वाले प्रेशर वाला पानी इस तरह नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रो वायवीय दबाव युक्त फ्लशिंग प्रणाली का उप असेंबली नहीं है, ठीक है। उप असेंबली नहीं है, तो ये सब जो है उप असेंबली है, लेकिन फ्लक्स वाल्व जो है यह जो है नहीं है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है कि विलंबित फ्लशिंग यानी बटन दबाने के कुछ समय बाद फ्लश करना की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। क्या हमको नहीं करना चाहिए, तो ये जो है विद्युत कनेक्शन और ध्रुवता की जांच जो है नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी है आपको चेक करना चाहिए। इसका आंसर जो है आपको सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कर निम्नलिखित में से कौन सा इनोकुलम पर किया जाने वाला एक निर्धारित परीक्षण नहीं है। इनोकुलम जो बायो टॉयलेट में जो डाला जाता है, उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा मतलब कि जांच करना मतलब परीक्षण करना नहीं है, निर्धारित नहीं है, इसके बारे में यह जांच कर रहा है। तो देखिए पीएच वैल्यू टेस्ट ये भी होता है, मीथेन का प्रतिशत भी होता है, बायो गैस का उत्पादन जो होता है वो भी चेक होता है, लेकिन यहाँ पर DTS और TBS की टेस्ट जो है नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो है यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बायोडाइजेस्टर टैंक में कितने डिब्बे होते हैं, मतलब कितने कंपार्टमेंट मतलब होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, तो वो जो है 6 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो बायो टॉयलेट के बारे में मैंने डिटेल रूप से मैंने बताया था पिछला वीडियो में,
आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें जो है एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है, लिख लेंगे। बायो टॉयलेट में जो है एनाएरोबिक बैक्टीरिया को डाला जाता है और क्लोरीन जो है 100 ग्राम की मात्रा में डाला जाता है। ये जो है हमको इसके बारे में डिटेल रूप से मैंने बताया है पिछले टेस्ट वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 58 में क्या कह रहा है, पेंसिल लेते हैं। 58 में बायो टॉयलेट में जाम की समस्या कैसे निपटा जा सकता है। जाम की समस्या जो है कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। तो क्या करें, यात्रियों को जागरूक करने के लिए सभी जैव शौचालयों के सिस्टम लगाए जाना चाहिए। सभी जैव शौचालयों के कूड़ेदान की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यात्री कूड़ेदान में कचरा डाल सके और सभी स्टेशन पर नियमित अंतराल पर घोषणा की जानी चाहिए, जिससे यात्रियों को अनुरोध किया जाए कि वे शौचालय के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ न फेंके, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जैव शौचालयों में रुकावट आती है, ठीक है। तो ये सभी जो है सभी प्रक्रिया जो है जाम होने से बचाने के लिए है, इसलिए उपरोक्त में से सभी जो है ऑल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि यदि बहिस्राव का पीएच मान 1 से 5 के बीच गिरा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जो है उत्सर्जित अपशिष्ट अम्लीय होगा और ट्रैक जो है फटिंग मतलब हो जाएगा, उत्सर्जित अम्लीय हो जाएगा। मुख्य यह जो है जब इसकी मान जो है 1 से 5 की तरह के बीच अगर गिरा दिया जाए तो इसका अपशिष्ट अम्लीय हो जाएगा, यह मुख्य रूप से यही कारण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है कि क्लोरीनेट क्यों प्रदान किया जाता है। क्लोरीनेट जो है क्यों प्रदान किया जाता है, तो देखिए ए नंबर में क्या लिखा है कि छोड़े गए पानी को कीटाणु रहित करने के लिए जो अपशिष्ट में मौजूद इकोली रूप में काम करता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में से किस कारण वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग हो जाती है। वर्टिकल जो है ट्रेन जो है पार्टिंग हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण वर्टिकल ट्रेन पार्टिंग हो जाती है, मतलब 2 पार्ट में हो जाते हैं। तो कह रहा है कि अत्यधिक सीबीसी की ऊंचाई में भिन्नता और रेल जोड़ों में नीचे मिट्टी पंप मतलब कि करना और सीबीसी के नीचे आ जाना, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पार्टिंग जब भी होता है अत्यधिक सीबीसी की ऊंचाई में भिन्नता, तो सीबीसी की अधिकतम ऊंचाई जो है आप जानते हैं कि 1105 mm होता है और न्यूनतम जो है 1030 mm होता है। 1030 mm होता है, इसको जब घटाइएगा तो यह 75 mm आ जाएगा, ठीक है, 75 mm। तो कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन आता है कि सीबीसी की ऊंचाई में कितना से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तो 75 mm से ज्यादा अंतर जो है नहीं होना चाहिए। वही 75 mm से अगर ज्यादा अंतर हो गया दोनों के सीबीसी में, मान लेते हैं यहाँ एक गाड़ी है और यहाँ गाड़ी है और सीबीसी के अंतर में ज्यादा ऊंचाई हो जाएगा 75 mm से अधिक, तो जाकर के ट्रेन जो है पार्टिंग हो जाएगा, मतलब कि 2 पार्ट में बंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सीबीसी को नीचे आना, सीबीसी मतलब नीचे ऊपर हो जाएगा, बात वही है, तो वो जो है मतलब पार्टिंग हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट में बंट जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है व्हील गेज मापा जाता है, तो कल भी मैंने बताया था व्हील गेज उसे कहा जाता है कि एक ही एक्सल पर 2 व्हीलों के बीच की दूरी को हम लोग व्हील गेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही दूरी पर 2 पहियों फ्लैंज के बीच की दूरी को ही व्हील गेज कहा जाता है और उसी को मापा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या करते हैं, धुरी के एकीकृत भाग को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो धुरी के एकीकृत भाग को हम लोग जनरल कहते हैं, ठीक है। धुरी के एकीकृत भाग को क्या कहते हैं, हम लोग जनरल कहते हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग वायरिंग को फिटिंग करते हैं, ठीक है। जनरल एकीकृत भाग, जैसे कि मान लेते हैं कि इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लें, आप एक्सल जो देखते हैं और यहाँ पर चक्का जो लगा रहता है और यहाँ बाहर जो एक्सल का जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग जनरल कहते हैं, ठीक है। तो वही एकीकृत भाग जिस पर हम लोग बेयरिंग चढ़ाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, ठीक है। तो एकीकृत भाग को हम लोग जनरल बोलते हैं, यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में क्या करें, जनरल के अंडाकार और टेपर व्यास के मापने के लिए कितने स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने स्थानों की जरूरत पड़ता है। या जनरल जो होता है उसमें जो है बीच में यहाँ पर मतलब कि खांचा भी होता है जिसमें जाकर के लॉक होता है, कॉलर जिसको लगाया जाता है उसमें,
तो वही कह रहा है कि जनरल के अंडाकार और टेपर, यहाँ पर हल्का सा एक टेपर होता है नाव के बराबर, टेपर व्यास को मापने के लिए कितने स्थानों की जरूरत पड़ता है? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 3 लोकेशन, मतलब 3 लोकेशन, 3 स्थानों की मतलब जरूरत पड़ता है, ठीक है। 3 लोकेशन बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो 3 लोकेशन की आवश्यकता पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसको पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या कह रहा है कि ट्विन पाइप वैगन में फीड पाइप का रंग क्या होता है? तो ट्विन पाइप में फीड पाइप का रंग जो है एफपी का रंग जो है व्हाइट, मतलब कि सफेद होता है, सफेद होता है। और बीपी मतलब कि ब्रेक पाइप का रंग एफ पी हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बीपी, बीपी का रंग जो है हरा, मतलब कि होता है, ठीक है। और इसका प्रेशर जो है 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, और बीपी का प्रेशर जो है 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ट्विन पाइप में फीड पाइप का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है। 66 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि ईएलडी हैंडल को खाली वैगन की भरी हुई स्थिति पर रखा जाए तो क्या परिणाम होगा, ठीक है। तो क्या परिणाम होगा? या ब्रेक जो है बाइंडिंग हो जाएगा। यदि ईएलडी हैंडल को खाली बैगन की भरी हुई स्थिति पर रखा जाए तो परिणाम क्या होगा? तो यह जो है ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में कह रहा है कि डीबी सीधे तौर पर जुड़ा है। डीबी जो है कॉमन पाइप ब्रैकेट से जुड़ा होता है। कॉमन मतलब कि सभी पाइप जहां पर आकर मिलते हैं वहां पर आकर के यह जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कॉमन पाइप ब्रैकेट हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, कॉमन पाइप ब्रैकेट से, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 68 में क्या कह रहा है? सिंगल पाइप प्रणाली में बैगन ब्रेक को रिलीज करने में मतलब लगने वाला समय यह पूछ रहा है, ठीक है, 68 नंबर में, ठीक है। तो यह 60 सेकंड होता है, ठीक है, 60 सेकंड। इसमें जो है आपको सिंगल पाइप प्रणाली में बैगन को रिलीज करने के लिए लगने वाला समय 60 सेकंड। तो ये जो है आपको हम बता दें कि 45 से 60 सेकंड के बीच होता है, ठीक है। तो 45 से यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो 45 से 60 सेकंड के बीच होता है, तो यह 60 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है प्रारंभिक पर प्रीमियम एंड टू एंड रेक की न्यूनतम ब्रेक पावर कितना होता है, ठीक है। न्यूनतम ब्रेक पावर कितना होता है? प्रारंभिक मतलब कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन, प्रारंभिक बिंदु पर प्रीमियम एंड टू एंड रेक की मतलब पावर प्रतिशत कितना होता है? तो यह पावर प्रतिशत जो है 95% का होता है, ठीक है। प्रीमियम रेक के न्यूनतम ब्रेक पावर यानी बीपीसी ब्रेक पावर, पीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बीपी क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर जो है 95% होता है। और ये जो है मतलब कि प्रारंभिक बिंदु से प्रीमियम रेखा, इसका बीपीसी जो है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इसका रंग जो है आपको हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। और इसका वैलिडिटी जो है 12 दिन होता है, 12 प्लस देते हैं, माइनस नहीं, प्लस 5 दिन। 5 कब होता है? जब गाड़ी लोडेड कंडीशन में खड़ी होती हो जाती है तो जाकर के पास 5 दिन प्लस होता है, लेकिन ऐसे में अब 12 दिन होता है बीपीसी की वैधता, ठीक है। बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ये हरा रंग का होता है तथा इसकी वैलिडिटी जो है 12 दिन के लिए होता है। जब गाड़ी लोडेड कंडीशन में रहे, कहीं खड़ी हो जाए तो 5 दिन प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसका ब्रेक पावर जो है 95% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोडल पॉइंट मतलब कि प्रारंभिक बिंदु, नोडल पॉइंट से सीसी रे की ब्रेक पावर कितना होता है, ठीक है। नोडल से मतलब सीसी रेक, यहाँ पर प्रीमियम एंड टू एंड था, यहाँ पर जो है मतलब सीसी रेक है, ठीक है। तो नोडल का मतलब होता है शुरुआती, ठीक है। तो इसका जो है ब्रेक पावर जो है शुरुआती में जो है 100% होता है, याद रखिएगा। और प्रीमियम का 95% होता है। मुख्य रूप से इसका जो है 99% होता है, लेकिन इसको 100 माना जाता है, ठीक है। तो नोडल पॉइंट से मतलब शुरुआती से सीसी रे की ब्रेक पावर जो है 100% होता है। और इसका बीपीसी जो है, बीपीसी का रंग जो है पीला होता है, मतलब कि येलो कलर का होता है, ठीक है, पीला रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, डॉट कलेक्टर का कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो है बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, ठीक है।
तो डॉट कलेक्टर का कार्य है धूल कण को साफ करना। ठीक है, तो डीबी क्वेश्चन आता है कि डॉट कलेक्टर मतलब डीसी, डीसी जो है डीसी कहाँ लगा रहता है, क्वेश्चन आता है डीसी कहाँ लगा रहता है। तो डीसी जो है, डीसी जो है डीबी के पहले लगा रहता है, डीबी के पहले जो है पहले लगा, लिख लेंगे डीबी के पहले जो है डीसी लगा रहता है। और ये डीसी जो है मतलब क्या बोलते हैं इसको, धूल कण को पूरा मतलब साफ सुथरा करके छान करके ये डीबी को देता है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, फिर मैं याद दिला दूं आप लोग को, एलएचबी डायमेंशन वाला पार्ट 1 2 3 जो मैंने बनाया है, या एक थ्योरी वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें डीबी डीसी से लेकर मतलब और क्या बोलते हैं उसको बीपीएफपी जितने भी मतलब है थ्योरिकल बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया, एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाकर देखेंगे। ठीक है, उसमें सब मैंने बताया है कि देखिए डीबी जो है इसको डीबी को हो ब्रेक प्रणाली का माइंड कहा जाता है। डीबी को क्या कहा जाता है, ब्रेक प्रणाली का माइंड कहा जाता है, मतलब कि दिमाग कहा जाता है, माइंड कहा जाता है। और डीसी को जो है कहीं आपको मिलेगा ब्रेक प्रणाली का किडनी कहा जाता है, या कहीं मिलेगा कि इसको हृदय कहा जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हृदय मारेंगे, नहीं तो अगर किडनी भी मिले हृदय नहीं रहे तो किडनी मारेंगे, हृदय मारेंगे, क्या बोलते हैं किडनी मारेंगे। ठीक है भाई, और दोनों रहे तो हृदय मारेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ब्रेक प्रणाली का डीसी जो है हृदय कहा जाता है और डीबी को माइंड कहा जाता है। और डीसी का जो है काम है क्या बोलते हैं, डीसी का काम है धूल कण को साफ करना। ठीक है, धूल कण को साफ सुथरा करके डीबी को देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या है कि अगर ब्रेक ब्लॉक रिलीज नहीं हो रहा है तो कौन सा पिन को निकालकर ब्रेक को हम रिलीज करेंगे। ठीक है, कौन सा पिन को निकाल करके हम रिलीज करेंगे, तो पुल रॉड पिन जो है उसको हम लोग निकाल करके ब्रेक रिलीज कर देंगे अगर ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 73 नंबर में क्या कह रहा है कि लीवरेज अनुपात किससे प्राप्त होता है। तो लीवरेज अनुपात जो है L/E डिवाइस जो है इसके द्वारा मतलब होता है, डाइव जो लिखा हुआ है L/E डाइव से जो है लीवरेज अनुपात मतलब रेशियो जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है प्रीमियम, प्रीमियम एंड टू एंड रेक ब्रेक पावर प्रमाण पत्र मतलब बीपीसी का जो रंग जो है कैसा होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि बीपीसी का रंग जो है आपको हरा होता है। ठीक है, और यहाँ आ जाइए, अभी मैंने उसका सीसी रेक का मैंने पीला बोला था और प्रीमियम रेक का हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में क्या करें कि बीबीजेडसी रेल डिबो का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। ठीक है, बीबीजेडसी का पिस्टन स्ट्रोक जो है कितना होता है, तो पहले जान लीजिए बीबीजेडसी जो है मतलब 4 चक्कों वाली 4 व्हील वाला ब्रेक बैन होता है। ठीक है, 4 व्हील वाला यह ब्रेक बैन होता है तथा इसका पिस्टन स्ट्रोक जो है मतलब सिलेंडर का 70 ± 10 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे। इस वीडियो का पीडीएफ है या किसी वीडियो का पीडीएफ LDCJ या WM का अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या करें एयर ब्रेक सीसी रेक की ब्रेक पावर प्रमाण पत्र का रंग कैसा होता है। तो अभी हमने बताया सीसी रेक वाला का पीला होता है। चलिए जो डी नंबर में दिया हुआ है पीला होता है। 77 ब्रेक रिलीज के दौरान बीसी से हवा कहाँ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ब्रेक हम लोग रिलीज करते हैं तो बीसी मतलब ब्रेक सिलेंडर से हवा कहाँ जाती है। एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल में जाता है। कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। देखते हैं जब ब्रेक रिलीज होता है तो एक बार हिसिंग की आवाज मतलब होता है गाड़ी में। जब गाड़ी में आप लोग यात्रा करते हैं तो जब ब्रेक रिलीज होता है तो एकदम आवाज हिसिंग की आती है पिचकारी का और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में बीसी में ब्रेक रिलीज के बाद अधिकतम दबाव हवा का दबाव कितना होता है। जब ब्रेक हम जब रिलीज कर देंगे हवा जब बाहर निकल जाएगा तो ब्रेक सिलेंडर जो है बिल्कुल रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उस वक्त जो है उसमें दबाव जो है 0 मतलब हो जाएगा, 0 kg/cm² उसका हो जाएगा। ठीक है, जब रिलीज कर देंगे, क्योंकि ब्रेक जब रिलीज करते हैं तो हवा जो है वायुमंडल में चली जाती है। उस स्थिति में ब्रेक सिलेंडर खाली हो जाएगा अर्थात उसका प्रेशर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69
एफपी किसे चार्ज करता है? एफपी जो है किसे चार्ज करता है? तो एफपी जो है एआर पर मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर को चार्ज करता है। ठीक है, किसको चार्ज करता है? एक्जुलरी रिजर्वायर को चार्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ एफपी का मैंने ऊपर भी बताया था, एफपी का प्रेशर जो है 6 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एफपी से ही एफपी से एआर जो है, इधर नहीं बनाइए, इधर बना देते हैं। एफपी से जो है एआर जो टैंक होता है, एआर यह जो है एफपी से ही चार्ज होता है। तो जब इसका प्रेशर 6 केजी हो जाएगा तो एआर का प्रेशर जो एक्जुलरी रिजर्वायर का प्रेशर भी आपको 6 केजी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मालगाड़ी के डिब्बों में हैंड ब्रेक कब उपयोग किया जाता है? हैंड ब्रेक कब उपयोग किया जाएगा? गाड़ी चलता रहेगा तब तो हम लोको पायलट जो है इंजन से तो कर ही देगा, लेकिन जब मालगाड़ी हैंड ब्रेक का प्रयोग तब करेंगे जब यार्ड में खड़े होने के दौरान, मतलब यार्ड में जब गाड़ी खड़ी होगी उस वक्त जो है हम लोग हैंड ब्रेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या प्रणाली में कंट्रोल रिजर्वायर का क्या उपयोग है? कंट्रोल रिजर्वायर का क्या उपयोग है? तो वो ब्रेक प्रणाली नियंत्रित करता है। ठीक है, सीआर जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रिजर्वायर, देखिए इसका प्रेशर जो है मतलब कि सीआर एंड बीपी का प्रेशर जो है 5 केजी होता है, 5 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। अभी हमने बताया कि एआर एंड एफपी का प्रेशर जो है आपको 6 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है कंट्रोल रिजर्वायर का कार्य क्या है? तो ब्रेक प्रणाली को नियंत्रित करता है तथा सीआर का प्रेशर बीपी एंड सीआर का प्रेशर जो है 5 केजी होता है। और कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सीआर की क्षमता कितना होता है। ठीक है, तो एलएचबी और गुड्स में जो है 6 लीटर का होता है, यहाँ पर एल लिख देते हैं। ठीक है, एल है, ठीक है, इसको काट दीजिए, 6 लीटर का होता है। ठीक है, एलएचबी एंड गुड्स में। ठीक है, लेकिन आईसीएफ में जो है आपको कहीं आपको 9 मिलेगा और कहीं आपको 6 मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से मेरे समझ से 9 लीटर होता है आईसीएफ में। ठीक है, सीआर की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। ट्विन पाइप में एयर ब्रेक प्रणाली में खराबी आ जाए तब रेलगाड़ी सिंगल पाइप प्रणाली से कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए ट्विन पाइप का मतलब ये हो जाता है कि उस गाड़ी में बीपी मतलब कि बीपी और एफपी दोनों है। ठीक है, बीपी और एफपी दोनों है। तो कहने का मतलब है कि ट्विन पाइप प्रणाली में खराबी आ जाए तो रेलगाड़ी सिंगल पाइप से चलेगा। ठीक है, तो ट्विन पाइप है, इसमें से कोई भी अगर एक मतलब कि अगर पाइप खराबी हो जाती है तो मतलब यहाँ तो आपके ऑप्शन में बीपी पाइप बाईपास करके लिखा है, तो इसका मतलब है कि एफपी पाइप अगर खराब हो जाए ट्विन पाइप में तो हम बीपी पाइप से ही मतलब बाईपास करके गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, गंतव्य स्थान तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद जो ठीक करना होगा जो करना होगा करेंगे। ठीक है, अगर रनिंग पीरियड में इन रूट में अगर हो जाए उस टाइप से तो होता है। ठीक है, 83 नंबर में क्या कह रहा है कि एक एफपी या बीपी होज को अलग करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, उसको अलग कैसे करेंगे? तो इसको जो है बगल के कॉक को बंद करके, मतलब कि जब भी हम अलग करेंगे तो कॉक को तो बंद करेंगे ही, अगर बिना बंद किए कॉक को हम खोलते हैं तो हवा जो है बाहर निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कॉक को बंद करेंगे तब एफपी या बीपी होज को हम अलग करेंगे। देखते हैं जब गाड़ी जो है, मान लेते हैं कि यह गाड़ी है, यहाँ पर देखते हैं कि होज पाइप जो है लटका रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है। ठीक है, तो कट ऑफ एंगल कॉक को पहले हैंडल, क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन याद आ गया, हैंडल जो है पूछता है कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल खुली स्थिति में, खुली का मतलब यह हो गया कि हवा की खुली स्थिति में कैसा होता है? तो पाइप के समानांतर होता है। ठीक है, पाइप के समानांतर होता है। और जब बंद स्थिति में हैंडल जो है मतलब वर्टिकल या परपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं, वर्टिकल मतलब कि हो जाता है। ठीक है, या इसको नचा देते हैं इस तरह। ठीक है, तो वही कह रहा है कि होज पाइप को यहाँ पर मान लेते हैं जुड़ा हुआ है दोनों गाड़ी का, जब होज पाइप को जब हम अलग करेंगे तो पहले कट ऑफ एंगल कॉक को बंद करेंगे, बगल के कॉक को पहले बंद करेंगे, उसके बाद उसको खोलेंगे। ठीक है, अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर ब्रेक प्रणाली में नॉन रिटर्न बल्ब का क्या उपयोग है? कल जो है मैं इसके बारे में पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया था, इसी का पार्ट 1 में आप देख सकते हैं नॉन रिटर्न बल्ब का क्या कार्य है, पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया था। ठीक है, तो नॉन रिटर्न बल्ब जो है, जिसे मान लेते हैं कल भी बताया था मैं, शॉर्टकट आज भी मैं बता दूं, ये जो है एआर है, एआर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर। ठीक है, एक्जुलरी रिजर्वायर, और मान लेते हैं कि यह जो है पाइप आपका जो है एफपी है, एफपी मतलब फीड पाइप है, और यहाँ पर जो है लगा है एनआरबी, नॉन रिटर्न बल्ब।
ठीक है। तो एफपी से हवा जो है नॉन रिटर्न बल्ब की तरफ होते हुए जो है एआर में हवा जाता है, लेकिन जब एआर से हवा जब इसका हवा जो इसका फुल हो जाता है तो हवा को रिटर्न जो है एनआरबी नहीं होने देता है। यही एनआरबी का काम है, अर्थात एफपी से एआर में हवा को प्रवाहित होने देता है, लेकिन एआर को फिर एफपी में रिटर्न नहीं होने देता है एनआरबीएन, अर्थात नॉन रिटर्न बल्ब। ठीक है। तो हवा के प्रवाह को एआर से एफपी तक रोकना, इसका एआर से एफपी तक हवा को रोकना, यही इसका आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, एयर ब्रेक प्रणाली में रिटर्न स्प्रिंग का क्या कार्य है। ठीक है। तो रिटर्न स्प्रिंग देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा दूं। रिटर्न एयर ब्रेक प्रणाली में रिटर्न स्प्रिंग, अब रिटर्न स्प्रिंग होता कहाँ है, जैसे कि आपका ब्रेक सिलेंडर जो होता है, ब्रेक सिलेंडर मान लीजिए ब्रेक सिलेंडर हमने बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका मैं पिस्टन बना देता हूँ, ठीक है, पिस्टन, ठीक है, और यहीं पे एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग लगे रहते हैं। ठीक है। जब हवा का जब इधर से प्रेशर जब जाता है तो स्प्रिंग जो चप जाता है और पिस्टन जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है। जब यहाँ पर हवा को प्रेशर जब कम होता है, रिटर्न जब होता है, तो यह फिर स्प्रिंग जो है फैलता है और पिस्टन को अंदर की तरफ मतलब खींच लेता है। ठीक है, अंदर की तरफ खींच लेता है। तो कह रहा है कि एयर ब्रेक प्रणाली में रिटर्न स्प्रिंग का काम क्या है, तो रिटर्न स्प्रिंग का काम है पिस्टन को अंदर धकेलना। ठीक है। जब हवा का प्रेशर आता है तो स्प्रिंग चप जाता है, दब जाता है और पिस्टन जो है बाहर निकल जाती है। हवा का प्रेशर जब कम होता है तो फिर स्प्रिंग जो है फैलता है, दोनों साइड में जो लगा रहता है और पिस्टन को अंदर कर देता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका सही आंसर जो होगा, देखिए कहाँ लिखा है, स्प्रिंग को पिस्टन के बाहर धकेलना, पिस्टन को सिलेंडर के अंदर धकेलना, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, पिस्टन को अंदर धकेलना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, यदि डीबी में रिसाव हो रहा है, अगर डीबी में रिसाव हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जिसका फुल फॉर्म होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में अगर रिसाव हो रहा है तो पहले हम उसको आइसोलेट करेंगे, अर्थात उसको हम अलग कर देंगे। ठीक है। कहाँ लिखा है, डीबी में अगर रिसाव हो रहा है डीबी अलग करिए, यानी डीबी को हम अलग कर देंगे, यानी आइसोलेट कर देंगे, डीबी को आइसोलेट कर देंगे अर्थात अलग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिटुमेन बैरल को किससे साफ करते हैं, बिटुमेन बैरल को हम किससे साफ करते हैं, तो इसको हम मिट्टी के तेल से साफ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बिटुमेन बैरल जो है हम लोग मिट्टी के तेल से साफ करते हैं। ठीक है। इसको आप 100% नोट कर लेंगे। ठीक है। कल भी मैंने समझाया था कि कैसे नोट्स को तैयार करना है। ठीक है। मैं तत्काल जो मैंने आप लोगों से जो टेस्ट लिए हैं, टेस्ट सीरीज 18 तक हम आज कल में हम जो है रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है। किसको कितना नंबर आया है नहीं आया वो खुद अपना देख लेंगे। और बहुत लोग जो है टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उन लोग को जो है अब ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाला जो भी लड़का होता है, स्टूडेंट या कर्मचारी भाई, वो किसी भी टेस्ट को नहीं छोड़ेगा। अगर लक्ष्य जो है प्राप्ति करना है तो आपको हर एक टेस्ट जो है देना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है, कैसे हमको पढ़ाई करना चाहिए, ये तो पता ही चलता है। साथ ही साथ आपको उसमें का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके जो क्वेश्चन जो होता है उसमें सामने आ जाता है। उसमें भी आप लोग मतलब जबकि जो भाई पीडीएफ ले लिए हैं उनको जो है टेस्ट जो है फ्री में कराया जाता है। मैं इतना मेहनत से सारे मतलब ये जो है क्वेश्चन जो अभी हम आप लोग आपके सामने जो मैं जो वीडियो जो बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मेरे पास आया था बहुत साफ सुथरा था, इसीलिए मैं इसका टाइपिंग नहीं किया, क्योंकि बहुत सारा साफ सुथरा है तो काहे के लिए इसको टाइपिंग किया जाए, मेहनत किया जाए। लेकिन बाकी जितने भी टेस्ट मैंने लिया है सबका टाइपिंग करके लिया है, फिर आगे भी टाइपिंग करके लिया जाएगा। ठीक है। तो इतना मेहनत से टाइपिंग करते हैं आप लोग को टेस्ट के लिए। आप लोग टेस्ट में अगर शामिल नहीं होते हैं, उसमें भी फ्री में टेस्ट कराते हैं, तो फिर हम टेस्ट लेने में हमको जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए हम अब कुछ ना कुछ हम चार्ज करेंगे पैसा, तब जा करके लगेगा कि हाँ हम टेस्ट के लिए पैसा खर्च किए हैं तो हमको टेस्ट देना चाहिए, यानी पढ़ने का इच्छा अंदर से जाहिर होगा। ठीक है। चलिए तो और क्या क्वेश्चन है, 88 नंबर। 88 नंबर ये जो है 88, बोगी पेट्रोल टैंक का संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है। पेट्रोल टैंक वाला जो वैगन जो होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बीटीपीएन। देखिए आपके क्वेश्चन में बीटी पान लिख दिया है, ए जो है नहीं होगा, बीटीपीएन होता है। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, बीटीपीएन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर में, 89 नंबर में चलते हैं। 89 में एम्प्टी लोड बॉक्स उपकरण की जगह
बीएलसी डिब्बों में कौन सा उपकरण जो है लगाया रहता है, एमटीएस के जगह पर कौन सा बीएलसी में उपकरण लगाया रहता है, तो उसमें जो है एलएसडी लगाया जाता है, लोड सेंसिंग डिवाइस। इसका फुल फॉर्म होता है एलएसडी का फुल फॉर्म भी आता है लोड सेंसिंग डिवाइस, ठीक है। तो एम्प्टी लोड बॉक्स उपकरण की जगह बीएलसी डिब्बों में एलएसडी उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 90 में क्या कह रहा है, बीएलसी डिब्बों में कितने स्वचालित माने ट्विस्ट लॉक जो है ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक का उपयोग किया गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो है 8 की संख्या में पर मिलते हैं कार मिलते हैं, प्रत्येक कार में 8 जो है मतलब ट्विस्ट लॉक लगाए गए हैं, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन आता है, आपको हम बता दें क्या बोलते हैं, बीएलसी से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है कि आपको पहले बीएलसी कार जो है एक यूनिट में बीएलसी कार कितने होते हैं, बीएलसी के एक यूनिट में कितने कार होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। लिख लेंगे बीएलसी के एक यूनिट में कितने कार होते हैं, तो बीएलसी के एक यूनिट में जो है 5 कार होते हैं, ठीक है। इसको जो है 5 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 यानी 5 कार होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें ए कार कितने होते हैं, तो ए कार जो है ए कार की संख्या जो है 2 होता है, और बीच में जो 3 कार जो बच गया इसको हम लोग बी कार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कितने बी कार होते हैं, तो 3 होता है, और ए कार कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है, इसलिए हमको यह बताना पड़ रहा है, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। तो बीएलसी डिब्बों में कितने स्वचालित ट्विस्ट लगाए गए हैं, तो 8 की संख्या में लगाए गए हैं पर कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा, इनमें से किसकी रोलिंग इन के समय जांच नहीं होता, किसका जो है रोलिंग इन के समय जांच जो है नहीं होता है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन में, तो 91 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है आईवी कपलर जो है इसका जांच नहीं होता है, ठीक है। आईवी कपलर का जांच नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा इसको इंग्लिश वाला नीचे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन में जो है हिंदी वाला में नहीं है, देखिए यहाँ पर आईसीएफ लिखा हुआ है, आईसीएफ कोच में जो है रोलिंग इन के समय कौन सी जांच नहीं होता है, तो इसमें आईवी कपलर का जांच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि आईवी कपलर जो है एलएचबी में होता है, ठीक है। आईवी कपलर जो है एलएचबी में होता है, इसमें जो है आईसीएफ में जान ही रहे हैं कि स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आजकल सीबीसी का मतलब सेंटर बफर कपलर का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन विशेष करके स्क्रू कपलिंग ही आपको मिलेगा। लेकिन आईवी कपलर जो है आपको एएससी में मिलता है, यहाँ पर आईसीएफ का जिक्र है, तो आईसीएफ में जो है रोलिंग इन के समय जांच नहीं किया जाता है, रोलिंग क्योंकि इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। आईवी कपलर बाकी जो हॉट एक्सल बफर की ऊंचाई नीचाई हर चीज जो है हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या करेंगे, डॉस पॉट में तेल का स्तर क्या है। डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड जो है आईसीएफ का हिस्सा है, डैशबोर्ड जो है आईसीएफ में होता है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि यह मान लेते हैं कि ट्रॉली मैंने बना दिया, तो ट्रॉली में जो है जो एक्सल गाइड जो होते हैं, एक्सल गाइड चारों कोनों पर एक्सल गाइड, ठीक है ना, एक्सल गाइड, तो एक्सल गाइड में यहाँ पर जो है डैशबोर्ड लगा रहता है, गिलास की भांति जो है उसी में एक्सल गाइड जो जाकर के फंसता है, ठीक है ना, एक्सल गाइड डैशबोर्ड में, ठीक है। और यह व्हील बॉक्स पर अड़ा रहता है, व्हील बॉक्स पर, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जो है डैशबोर्ड जो है लगा रहता है, और उसमें तेल का स्तर पूछ रहा है कि तेल का स्तर जो है कितना होता है, ठीक है। तो तेल का स्तर ऊंचाई जो है आपको 40 mm होता है, 40 mm होता है, ठीक है ना। और डैशबोर्ड में जो है ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डैशबोर्ड में ये तो तेल का ऊंचाई और तेल कितना होता है, तो 1.6 लीटर होता है, 1.6 लीटर, ठीक है, लीटर होता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन ये पूछ देता है कि कौन सा तेल डाला जाता है, तो सर्वोलेन 68 इसमें तेल डाला जाता है, याद रखेंगे डैशबोर्ड में, ठीक है। तो डैशबोर्ड का मतलब तेल का स्तर जो है लेवल जो है 40 mm होता है, और अगर लीटर में पूछे तो 1.6 लीटर होता है, तथा इसमें सर्वोलेन 68 जो है तेल डाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। 93 नंबर, ठीक है। 93 नंबर में कह रहा है कि आईसीएफ डिब्बों में भार किसके माध्यम से स्थानांतरित होता है, किसके माध्यम से जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है एक टाली जो मैंने जो बनाया था, ट्रॉली मतलब बोगी, जो बोगी को हम लोग ट्रॉली बोलते हैं, तो इस पर जो है एक जो बोलिस्टर जो लगा रहता है, बोलिस्टर, तो यहाँ पर जो है देखते हुएगा ऊपर जो है यहाँ पर एक कटोरा की भांति मतलब रहता है, जिसमें तेल भरा रहता है, ठीक है ना, तेल भरा रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बैरियर,
इसको क्या बोलते हैं, साइड बैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो आईसीएफ कह रहा है आईसीएफ डब्बू में भार किससे माध्यम से जाता है, तो साइड बैरियर के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो आईसीएफ पूंछ का जो वजन जो है इसी पर आकर के तेल जो इस पर जो कटोरा उसी में आकर के वह फंसता है और इसका वजन इसी पर जाकर के रहता है और इसमें तेल जो भरा रहता है इसमें भी सर्वोलेन 68 ही तेल भरा जाता है और इसमें जो है 2.5 लीटर के लगभग जो है 2.5 लीटर तेल भरा जाता है लगभग, ठीक है ना। इसको भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्राउन क्लियरेंस ए किसके बीच जो है मापा जाता है, क्राउन क्लियरेंस ए, क्राउन क्लियरेंस बी। फिर मैं बोलूंगा कि जो डायमेंशन वाला वीडियो बनाए हैं उसमें आप जाकर अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्राउन क्लियरेंस ए और बी मतलब कहाँ होता है, कितना होता है। फिर भी मोटा मोटी मैं यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। तो क्राउन क्लियरेंस ए किसके बीच में मापा जाता है, तो एक्सल बॉक्स और क्राउन बोल्ट के बीच में मापा जाता है, ठीक है। एक्सल बॉक्स और क्राउन बोल्ट के बीच में मापा जाता है। आप लोग यह बोगी यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, जहाँ पर एक्सल जो होता है यहीं पर जो है क्राउन एक्सल बॉक्स का जो क्राउन होता है, जो हल्का सा बॉक्स पर देखिएगा ऊंचा थोड़ा सा होता है और बोगी के कोने पर यहाँ पर एक बोल्ट लगा रहता है, ठीक है। तो इसी के बीच में हम लोग गैप को क्राउन क्लियरेंस ए मापते हैं, ठीक है। तो एसी के लिए अलग होता है और नॉन एसी के लिए अलग होता है। फिर मैं बोलूंगा कि डायमेंशन वाला वीडियो जाकर देख लेंगे, ठीक है। या जिन भाई को पीडीएफ जो हम दिए हैं डायमेंशन वाला वो पीडीएफ को पढ़ लेंगे, ठीक है। पीडीएफ जो लिए हैं वो पीडीएफ को पढ़ लेंगे, ठीक है। डायमेंशन वाला जो दिए हैं तो उसमें जो है क्या बोलते हैं एसी के लिए आपको जो है 22 प्लस 2 माइनस 0 होता है, ठीक है। 22 प्लस 2 और नॉन एसी के लिए यहाँ पर हम एन एसी अगर लिख दें तो ये जो हो जाता है प्लस 2 माइनस 0, ठीक है ना, नॉन एसी के लिए। तो डिटेल रूप से इसको जानना है तो आप जो वीडियो जो बनाए हैं डायमेंशन वाला उसमें जाकर देख लेंगे। पार्ट 1 2 3 3 पार्ट में बना है, कोई भी पार्ट में आप अब कौन पार्ट में है देखना पड़ेगा और जो पीडीएफ लिए हैं वो पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 के टाइप ब्रेक ब्लॉक को बदल देना चाहिए अगर वह इतना मतलब घिस जाता है, कितना अगर घिस जाए तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक को जो है बदल देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले टेस्ट में जो वीडियो जो बनाया था उसमें पूरा डिटेल रूप से मैंने बताया हूं, फिर भी मैं बता दूं तो के टाइप जो है इसको 12 mm जो है इसका हो जाएगा 12 mm। अगर वह घिस कर रह जाए बच जाए तो उस वक्त जो है उसको बदल देते हैं। तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक जो है हम लोग आईसीएफ में प्रयोग करते हैं। और 10 mm जो ए जो दिया है या एल टाइप का दिया है, एल टाइप अगर 10 mm घिस कर बच जाए तो हम लोग उसको बदल देते हैं। और 20 mm जो दिया है वह सीआई टाइप होता है, ठीक है, जो गुड्स में प्रयोग किए जाते हैं। सीआई टाइप जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसको 20 mm अगर खींच जाए तो हम लोग बदल देते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया गया है, जिक्र किया गया है, तो यह 12 mm इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ डिब्बों की न्यूनतम बफर ऊंचाई कितना होता है, न्यूनतम बफर ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम बफर ऊंचाई जो है आपको 1090 दिया है, लेकिन 1090 जो है खाली न्यूनतम दे दिया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको मैं ये डिटेल बता दूं कि अधिकतम ऊंचाई जो है मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई जो है 1105 mm होता है और न्यूनतम ऊंचाई जो है 1030 mm होता है। और 1090 जो होता है यह 100 इशू होता है। यहाँ क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि आईसीएफ डिब्बों के 100 इशू न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो 100 से जो इशू होता है मतलब कि तो उसमें जो है 1090 से नीचा जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो 1030 न्यूनतम है ये लोडेड कंडीशन के लिए है और ये जो है इम्पिटी कंडीशन मतलब खाली स्थिति के लिए अधिकतम, और लोडेड कंडीशन में 1030 न्यूनतम ऊंचाई हो जाता है। लेकिन जब 100 इशू रहता है तो उस वक्त खाली गाड़ी रहती है, तो उस स्थिति में जो है 1090 mm से कम जो है नहीं होना चाहिए, जबकि इसको होना चाहिए 1105। लेकिन 1090 जो है अगर है तो लगभग चलेगा, ठीक है ना। तो 100 इशू यहाँ पर क्वेश्चन में बनाकर लिख लीजिएगा कि आईसीएफ डिब्बों में 100 इशू न्यूनतम बफर ऊंचाई 1090 होता है और केवल न्यूनतम लोडेड कंडीशन में 1030 होता है, अधिकतम 1105 होता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं
तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ACTR का पूरा नाम, ACTR तो सिंगल कार टेस्ट रिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ACTR का फुल फॉर्म सिंगल कार टेस्ट रिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन जो है सभी का सभी मतलब जो भी टेस्ट में भाग लिए हैं इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स सभी को आया है। इसका रिजल्ट मैं आज कल में मैं दे ही दूंगा। इसमें क्या लिखा है कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। ठीक है, तो BMBC या इसका होता है BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, इसका पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 mm होता है। ठीक है, कितना होता है 32 mm। यह जो है ICF में लगा रहता है, ICF में यह लगा रहता है। और यह जो है प्रत्येक बोगी में, एक बोगी में मतलब कि एक ट्रॉली में 2 की संख्या में मतलब कि क्या बोलते हैं BMBC मतलब ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। अगर एक कोच में अगर पूछ दे एक कोच में तो 4 हो जाएगा। ठीक है, BC की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 mm होता है और यह 4 की संख्या में एक कोच में होता है तथा एक बोगी में मतलब कि एक ट्रॉली में 2 की संख्या में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या करते हैं, ICF कोच का IUH जो है कितना दिन पर किया जाता है। ठीक है, ICF का IUH कितना दिन पर किया जाता है, तो IUH जो है 9 महीना पर किया जाता है। ठीक है, IUH 9 महीना पर तथा POH जो है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, IUH का होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, POH का होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। तो यह जो है 18 महीना यहाँ पर दिया हुआ है, 18 महीना प्लस माइनस प्लस 30 दिन होता है। ठीक है, POH। ठीक है, वहीं ये ICF का दिया हुआ है। वहीं अगर LHB की अगर बात करें तो इसका IOH इसका 18 महीना पर हो जाता है और POH जो है यह 36 महीना पर होता है। ठीक है, SS1 SS2 फिर मैं बार बार बोलता हूँ जो डायमेंशन वाला PDF है या वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको 100% एक बार 2 बार 4 बार देखें क्योंकि उसमें जितने भी डायमेंशन अंक वाला है रटने वाला है बहुत ज़्यादा उसमें सारणी बना दिया है। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन जो है उसमें से अगर अलग अलग अगर क्वेश्चन बनाकर PDF बनाया जाए तो लगभग हजारों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है, उसको बार बार पढ़ेंगे या वीडियो देख करके आपका समझ लेंगे। ठीक है, उसमें मैं पूरा डिटेल उससे SS1 SS2 SS3 D1 D2 D3 A शेड्यूल B शेड्यूल C शेड्यूल सारे के सारे उसमें बताए हैं। ठीक है, जाकर उस वीडियो को देखेंगे, जो भाई PDF लिए हैं वो PDF को फिर से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर में क्या कर रहा है, कोच की पानी की टंकी की सफाई का अंतराल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 महीना पर हम लोग कोच की पानी की टंकी की सफाई जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, 1 महीना पर। ऐसे तो ब्लीचिंग वगैरह मतलब सफाई जो है पर डे होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देना चाहिए कि पूर्ण रूप से अच्छे से सफाई जो है 1 महीना पर। 1 महीना पर जो है डैशबोर्ड का तेल भी, साइड बैरियर का तेल जो जांच करते हैं 1 महीना पर वो भी किया जाता है, लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ पर पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है। ठीक है, पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है पूछा होता है तो इसका होता है WCB। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कोड फिर बार बार फिर बोलूंगा कि वो वीडियो जाकर देखेंगे डायमेंशन वाला, उसमें मैंने पूरा बताया है। तो ट्रांसपोर्टेशन कोड भी मैंने बताया है, जैसे 3 टायर का होता है CN होता है 3 टायर। अगर CN में अगर AC 3 टायर होगा तो AC लगा देंगे, स्लीपर होगा तो S लगा देंगे। 3 टायर का CN होता है, 2 टायर का CW होता है। ठीक है, 2 टायर का यह हो गया 3 टायर का। ठीक है, और चेयर कार का CZ होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कोड और दिमाग पर जितना आएगा तो बता ही देंगे। और ये हो गया CZ 3 टायर, ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि RPC 4 के अनुसार ICF मेल एक्सप्रेस की माध्यमिक परीक्षण राउंड ट्रिप, मतलब कि RPC 4 के अनुसार जो है उसका मतलब माध्यमिक परीक्षण कब करेंगे, तो जब वो 3500 किलोमीटर जब चल करके आएगा तब जा करके हम उसका RPC 4 के अनुसार जो है माध्यमिक परीक्षण जो है हम उसका करेंगे। ठीक है, 3500 किलोमीटर ICF के लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, में क्या करें कि EUST परीक्षण में कौन से खराबी की जांच की जाती है। ठीक है, EUST यहाँ पर जो है
यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछता है कि यूएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएसटी का फुल फॉर्म जो है यूएसटी का अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है। इसके द्वारा हम लोग आंतरिक दरार, अंदरूनी क्रैक को हम लोग जांच करते हैं, मतलब कि इंटरनल क्रैक को हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, इंटरनल क्रैक जो मैंने वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ जो हम आप लोग को दिए हैं, एक बार फिर याद दिला दूं, वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक है ना, जितने भी मतलब कि आरडीएस वाला या वर्कशॉप से टोटल क्वेश्चन जो जितने आते हैं वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें जो है यूएसटी परीक्षण का भी पूरा डिटेल रूप में बताया गया है, उसको पीडीएफ को जा करके पढ़ लेंगे। ठीक है, वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, सारे के सारे उसमें मात्र 1000 क्वेश्चन है वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ में, और जो भी 1000 उसमें जो क्वेश्चन दिया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे ज्यादा जो जब आपके परीक्षा मुंह पर आ जाए तो वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ अवश्य पढ़ेंगे, या जिस पीडीएफ में मैंने वीवीआई मैंने जिसमें लिख दिया हूँ, वीवीआई पीडीएफ जो मैं लिखा हूँ इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में है, वो पीडीएफ पढ़ेंगे जो परीक्षा के टाइम में जिनका परीक्षा नजदीक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में, बीजी पर एक ही ट्रॉली पर 4 पहिया के लिए व्हील ट्रेड व्यास में भिन्नता पहिया घूमते समय क्या। बीजी ट्रॉली पर एक ही ट्रॉली मतलब एक बोगी में पूछ रहा है। ठीक है ना, एक बोगी में यह पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर हम आपको इसको तो पहले मिटा देते हैं। क्या बोलते हैं, एक ही एक्सल पर 2 पहिया के मतलब दाया में जो अंतर होता है ये होता है 0.5 mm का। ठीक है, और यहां पर जो है एक ट्रॉली में जो आपके क्वेश्चन में जो दिया है बीजी एक ही ट्रॉली पर, तो इसमें जो हो जाता है एक ट्रॉली में 5 mm का अंतर हो दाया में इसमें और इसमें तो चलेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर 2 ट्रॉली हो जाए मतलब कि एक कोच में अगर पूछ दे कि एक कोच में कितना हो जाएगा, 2 ट्रॉली मान ले यहाँ पर भी लगा दे फिर, तो इसके और इसके दाया में कितना हो तो चलेगा। एक कोच की अगर बात कर दिया जाए एक कोच का, तो ये हो जाता है 13 mm। ठीक है ना, याद रखिएगा या इसको लिख लीजिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ही एक्सल पर 0.5 mm और एक ट्रॉली में 5 mm और एक कोच में जो है 30 अर्थात 13 mm हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या करेंगे, बीजी कोच के पहियों पर फ्लैट फेस की अनुमति है। ठीक है, यहाँ पर कोच की बात किया गया है, न कि गुड्स की बात किया गया है। ठीक है, कोच का, तो कोच के लिए जो है फ्लैट टायर की सीमा 50 mm होता है। ठीक है, और वहीं ये जो है कोच के लिए है, और ये जो दिया है गुड्स के लिए दिया है 60 mm। गुड्स में 60 mm होता है, अर्थात बैगन में 60 होता है फ्लैट टायर की सीमा, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, और कोच में जो है 50 mm होता है। याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि आप लोग जब भी नोट्स बनाए वाले टेस्ट दें, तो टेस्ट देने के बाद में जब मैं वीडियो बना देता हूं तो क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के नीचे जो है नोट करके, और जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूं अपना कलम का रंग चेंज करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर, ड्राइवर ने बीपी की दबाव 1.2 मतलब 1.2 kg पर सेम स्क्वायर कर दिया है, तो यह क्या होगा, मतलब कौन सा मतलब कहलाएगा, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी सर्विस, या क्या मतलब कि कहलाएगा, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो फुल सर्विस एप्लीकेशन जो है 1 से लेकर 1.5 kg पर cm स्क्वायर होता है फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो आपका 1.2 जो है इसी के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसीलिए फुल सर्विस एप्लीकेशन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन, सारे के सारे मैंने फिर बताऊंगा कि उस डायमेंशन वाला वीडियो में जाकर देखेंगे, पार्ट 1 2 3 जिसमें मिल जाए। ठीक है, सारा के सारे मैंने सर्विस एप्लीकेशन भी, फुल सर्विस और इमरजेंसी सब बताएं। इमरजेंसी जो है मतलब 1.5 के बाद में 3 kg हो जाता है। ठीक है ना, 3 kg जब हो जाए इमरजेंसी के समय एलसीबी के लिए, और आईसीएफ के लिए 3.8 हो जाता है। ठीक है, सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1 क्या बोलते हैं 0.8 से 1 kg हो जाता है। इस टाइप से मैंने बताया है, सर्विस एप्लीकेशन में ये हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 0.8 से लेकर 1 kg के बीच जो है सर्विस एप्लीकेशन के समय होता है, और मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के लिए होता है 0.5 से 0.8। ठीक है ना, इस टाइप से डिटेल रूप से मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या करें, कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो हमने बताया कि के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग जो है किया जाता है कोचिंग स्टॉक में। ठीक है, जो अभी हमने बताया कि यह जो है 12 mm अगर घिस कर रह जाए तो इसको बदल देना चाहिए के टाइप। ठीक है, और एल टाइप जो है 10 mm घिस कर रह जाए तो बदल देना चाहिए, और CI टाइप जो है मतलब 20 mm घिस कर रह जाए तो बदल देना चाहिए। ठीक है,
20 mm, ठीक है, तो बदल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 8 नंबर में यह डैम्पर कहाँ फिट होता है, क्वेश्चन है कि यह डैम्पर कहाँ फिट होता है, तो बोगी फ्रेम अंडर बोगी फ्रेम और अंडर फ्रेम के बीच, ठीक है। 8 नंबर में बोगी फ्रेम और अंडर फ्रेम। देखिए अंडर फ्रेम का मतलब हो गया कि कोच, यहाँ पर आता है कोच एंड बोगी को यह जोड़ता है, कोच के अंडर फ्रेम, यहाँ पर लिखना चाहिए कोच, ठीक है ना, कोच के अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम को जो है यार डैम्पर जो है जोड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया और यहाँ पर जो है आपका यह जो है बोगी हो गया, ठीक है ना, बोगी हो गया, तो या डैम्पर जो है इसको इधर दोनों साइड में रहता है, ठीक है ना, तो या डैम्पर जो है इसी को यह जोड़ता है। आसनसोल वाला में इसके पहले वाला क्वेश्चन वीडियो जो मैंने बनाया है, टेस्ट सीरीज लिया है, उसमें एक क्वेश्चन किए भी थे किया कि या डैम्पर जो है इसका कार्य क्या है, तो या डैम्पर का कार्य जो है रोलिंग मोशन को जो है कम करता है, ठीक है। रोलिंग मोशन का मतलब हो गया कि जो गाड़ी इधर उधर जो दोलन करता है उसको जो है यह कंट्रोल करता है, ठीक है ना, या डैम्पर, ठीक है। या डैम्पर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इसलिए या डैम्पर के बारे में आप लोग डिटेल रूप से जान लीजिए, ठीक है। तो या डैम्पर जो होता है इसका स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है 1083 mm होता है। क्वेश्चन आता है कि या डैम्पर का स्टैंडर्ड लेंथ जो है कितना होता है, 1083 होता है, ठीक है। और सिकुड़ने के बाद सिकुड़ने के बाद यानी संकुचन के बाद में जो है, संकुचन में जो है सिकुड़ने के बाद में यह जो है, जैसे या डैम्पर मैं यहाँ पर एक या डैम्पर मैं बना दूं, ठीक है, ठीक है। तो यह जब सिकुड़ करके जब यह पिस्टन मतलब अंदर चला आता है, तो यह जो है आपको सिकुड़ने के बाद में 703 mm हो जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 703 mm हो जाता है सिकुड़ने के बाद में। और यह फैलता कितना है आगे तक, कितना फैलता है, तो 380 mm, 380 mm यह बाहर निकलता है, ठीक है। तो वही स्टैंडर्ड लेंथ जो है टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मापते हैं तो 1083 mm होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है इसलिए आप लोग नोट कर लेंगे कि स्टैंडर्ड लेंथ 1083 सिकुड़ने के बाद, संकुचन क्वेश्चन आता है संकुचन के बाद, ठीक है, तो 703 और कितना पिस्टन जो है इसका मतलब बाहर निकलता है तो 380 mm, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। 109 में क्या कह रहा है कि जब रास्ते में एक छोर पर बीपी एंगल कॉक लीकेज हो जाए तो अब क्या करेंगे, ठीक है। तो कोच को बाईपास करके चलाएंगे, सीधी सी बात है। यानी एक कह रहा है कि रास्ते में एक छोर पर बीपी एंगल कॉक लीकेज हो जाए तो क्या करेंगे, ट्रेन को सिंगल पाइप से हम चलाएंगे, ठीक है, सिंगल पाइप से चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, एलएचबी कोच में दिए गए पेसेड पीईएसडी का फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। याद रखेंगे पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, इसका फुल फॉर्म आता है, इसलिए लिख लेंगे, ठीक है। तो यह जो है कहां से मतलब रीसेट करते हैं, तो वहां से रीसेट करते हैं जहां से चैन खींचा गया था, ठीक है। चैन जहां से खींचा गया था वहां से हम उसको रीसेट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मैंने कहा था कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ या किसी भी वीडियो का पीडीएफ या LDCJE AWM की अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे यहाँ से एग्जाम के समय जो है आपको क्रैश कोर्स गेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और जो भाई मुझसे पीडीएफ लिए हैं, अगर उनका एग्जाम नज़दीक में आ जाए, 1 महीना या डेट निकल जाए, तो मुझे जरूर मतलब सूचित करेंगे कि सर मेरा एग्जाम इतना तारीख को है, तो मैं आपको फिर से मैं कुछ गेस्ट क्वेश्चन है जो भेजेंगे, क्रैश कोर्स भेजेंगे, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है जो आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस पर इसको पहले सेव करेंगे, इस पर जो फोटो लगा है उसको पढ़ेंगे, क्या क्या पीडीएफ है, कौन आपके लायक है नहीं है, उसके बाद मैसेज करेंगे, कृपया करके फोन नहीं करेंगे। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, यहीं आपसे उम्मीद करते हैं। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी 100% कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।